लिख रहा हूँ मैं अंजाम आज, जिसका कल आगाज आएगा। मेरे लहू का एक एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूँ या ना रहूँ मगर वादा है तुमसे ये मेरा, मेरे बाद वतन पे मिटने वालों का सैलाब आएगा। ये शब्द हैं भारत के महान क्रांतिकारी शहीद आजम भगत सिंह के। दोस्तों, इतिहास में ऐसी कई घटनाएं होती हैं जिनका बहुत गहरा असर उस देश पर पड़ता है। एक ऐसी घटना हमारे देश में आज से लगभग 98 साल पहले घटी थी, जिसने आज़ादी की लड़ाई की दिशा और दशा दोनों को ही बदल के रख दिया था। आइए आज मैं आपको ले चलता हूँ इतिहास के एक ऐसे कालखंड में जहाँ एक छोटे से कमरे में शायद कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। दादा, हम कब तक इन गोरों का जुल्म यूं ही झेलते रहेंगे? क्या ऐसा कोई रास्ता नहीं है जो हम इन दरिंदों से अपने देश को आज़ाद करा सकें? तभी दूसरा शख्स बोला, हमें हथियारों की जरूरत ही नहीं होती। अगर गांधी जी ने अपना सहयोग आंदोलन वापस ना लिया होता, 22 पुलिस वाले क्या मरे? गांधी जी भी अंग्रेजी हुकूमत की फौज से डर गए, जबकि इस समय हमारा हाथ अंग्रेजों के गिरेबान पर था। शायद अंग्रेज अब तक अपने उस टापू में भाग भी चुके होते। तभी तीसरा शख्स बोला, हमें जोश के अलावा होश से भी काम लेना होगा। हमारे पास फिलहाल अंग्रेजों का सामना करने के लिए कोई साजो सामान नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्य की फौज के पास जिस तरह के उन्नत हथियार हैं, ऐसे में हम उनका सामना नहीं कर पाएंगे, और संसाधनों के लिए पैसे की जरूरत होती है जो फिलहाल हमारे पास नहीं है। यह सारी बातें एक चौथा शख्स बड़ी खामोशी के साथ सुन रहा था, लेकिन शायद उसका ध्यान कहीं और ही लगा हुआ था। यह शख्स थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। तभी कुछ लोग बोल पड़े, पंडित जी आप क्यों चुप हो? आप भी तो कुछ कहो, आखिर ये मीटिंग आप ही ने तो रखी है। बिस्मिल खामोशी तोड़ते हुए बोले, ये बात सही है कि हमारे पास संसाधनों की कमी है और हमारे संगठन पर बहुत कर्ज भी है। बहुत से अमीर लोग जो नाम ना उजागर होने की शर्त पर हमें पैसा दिया करते थे, अब उन्होंने भी अंग्रेजी हुकूमत के डर से पैसा देना बंद कर दिया है। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। ये प्लान बहुत खतरनाक है, लेकिन अगर हम कामयाब हुए तो बहुत जल्द हम अंग्रेजी हुकूमत को नाकू चने चबवा देंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को देखते रहे। तभी उन्होंने अपनी जेब से एक नक्शा निकाला और टेबल पर रख दिया। नक्शा देखकर एक शख्स बोल पड़ा, पंडित जी ये तो किसी ट्रेन के रूट का नक्शा है। अब क्या हम ट्रेन के मुसाफिरों को लूट कर पैसा लाएंगे? तभी बिस्मिल बोले, नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, बल्कि मेरा प्लान तो सरकार के खजाने को लूटने का है। तभी दूसरा शख्स बोला, पंडित जी ट्रेन में और खजाना? बिस्मिल बोले, बहुत दिनों से मैं एक बात नोट कर रहा हूँ। जो भी टैक्स लोगों से कलेक्ट होता है उसे शाहजहांपुर स्टेशन में एक पैसेंजर ट्रेन से लखनऊ के सरकारी खजाने में भेजा जाता है। मेरा प्लान उसी ट्रेन से इस रकम वाले बॉक्स को लूटने का है। तभी पांचवा शख्स बोल पड़ा, प्लान अच्छा है पंडित जी, लेकिन इस प्लान के कामयाब होने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि यह बात कम से कम लोगों को पता होनी चाहिए। हम अपने संगठन में ज्वाइन हुए नए लड़कों पर अभी भरोसा नहीं कर सकते हैं। इस प्लान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों की जरूरत पड़ेगी। यह आवाज़ थी चंद्रशेखर आज़ाद की। यह बैठक हो रही थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की, जिसका नाम हाल ही में कुछ हिंसक घटनाओं के बाद सामने आया था और अंग्रेजी सरकार इसके सदस्यों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही थी। दरअसल इस संगठन का मानना था कि अंग्रेजों को केवल ताकत के बल पर ही भगाया जा सकता है, लेकिन उस समय यह संगठन पैसों की कमी से जूझ रहा था और हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इस जरूरत ने ही इस कांड की नींव रखी थी। आखिर प्लान बन ही गया। इस प्लान को अंजाम देने की जिम्मेदारी राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद के अलावा 7 और लोगों की थी। 9 अगस्त सन 1925 को प्लान के तहत सभी लोग हथियारों के साथ चुपके से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। इसके बाद काकोरी स्टेशन आते ही ये क्रांतिकारी ट्रेन की चेन खींचकर ट्रेन को रोक लेते हैं और बंदूक की नोक पर सरकारी खजाने वाले बॉक्स को लूट लेते हैं। ये लूट की रकम मात्र 4600 रुपये की थी। लूट के दौरान वे सभी लोगों से अपील करते हैं कि वे यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आए, बस उन्हें उनका काम करने दिया जाए। इस लूट को अंजाम देने के बाद सभी क्रांतिकारी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और लूट की रकम को छुपाकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। हालांकि क्रांतिकारियों ने लूट को एक सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया था, लेकिन उनसे 2 बहुत बड़ी गलतियां हो गई थी। एक तो लूट के दौरान एक क्रांतिकारी के हाथ से एक बेगुनाह शख्स की मौत हो गई थी। दूसरा, लूट की रकम को समेटने के लिए लाए चादरों में से एक चादर वहीं छूट गई थी। पुलिस ने उस चादर पर लगे लॉन्ड्री वाले के नाम वाले स्टिकर से यह पता लगा लिया कि ये चादर शाहजहांपुर वाले किसी व्यक्ति की है। शाहजहांपुर के लॉन्ड्री वालों से पूछताछ करने पर यह पता लगा कि यह चादर बनारसी लाल नाम के एक व्यक्ति की है।
बनारसी लाल रामप्रसाद बिस्मिल के ही साझेदार थे। पुलिस ने बनारसी लाल से सारा भेद पता कर लिया था। पुलिस को उससे यह भी पता लग गया था कि 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से रामप्रसाद बिस्मिल की पार्टी के कौन कौन लोग शहर के बाहर गए थे और वे कब कब वापस आए। जब खुफिया तौर से इस बात की पुष्टि हो गई कि रामप्रसाद बिस्मिल, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नेता थे, उस दिन शहर में नहीं थे, तो 26 सितंबर 1925 की रात में बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान से 40 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद बाकी लोगों को छोड़ दिया गया और मुख्य 10 लोगों की खोज होने लगी। इसके बाद 10 में से 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन लाल भी शामिल थे, जिन्हें बाद में फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद गायब होने में सफल हो गए थे, लेकिन बाद में किसी की मुखबरी की वजह से उन्हें अंग्रेजों ने एल्फ्रेड पार्क में घेर कर शहीद कर दिया था। इसके बाद 22 अगस्त 1927 को अदालत का फैसला आया, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन लाल सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि देश के जाने माने लोगों ने इन चारों की फांसी को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए। जब मर्सी पिटीशन इंग्लैंड के राजा के पास पहुंची तो उन्होंने याचिका यह कह के खारिज कर दी कि इस षड्यंत्र का सूत्रधार रामप्रसाद बिस्मिल बड़ा ही खतरनाक और पेशेवर अपराधी है। यदि उसे क्षमादान दिया गया तो वह भविष्य में इससे भी बड़ा और भयंकर कांड कर सकता है। उस स्थिति में ब्रिटेन की सरकार को हिंदुस्तान में हुकूमत करना असंभव हो जाएगा। जब बिस्मिल और उसके साथियों पर लखनऊ की अदालत में केस चल रहा था, उस दौरान उन्होंने अपनी मशहूर कविता मेरा रंग दे बसंती चोला लिखी थी और बिस्मिल आजमाबादी की लिखी गज़ल सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है को जन जन तक पहुंचाया। जब भी उनकी अदालत में पेशी होती तो वे जज को चिढ़ाने के लिए यही गज़ल गाते हुए निकलते थे। उनकी मौत के बाद ये गज़ल सभी क्रांतिकारियों का नारा बन गई। इस लूट की वजह से देश और दुनिया में सभी लोगों के मन में उन क्रांतिकारियों के प्रति सम्मान बढ़ गया। जब उन्हें पता चला कि लूट के पैसों में से एक भी रुपए का इस्तेमाल किसी भी क्रांतिकारी ने अपने निजी खर्चे में या खाने पीने की चीज़ों में नहीं किया था। अंततः 19 दिसंबर सन 1927 को चारों क्रांतिकारियों को फांसी दे दी गई। दोस्तों, हम हर हफ्ते ऐसी कहानियाँ लाते रहते हैं। अगर आपको यह कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।